नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा छायावाद। हम आधुनिक काल का अध्ययन कर रही हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, और इससे पूर्व में हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का अध्ययन कर लिया है, और उसी श्रृंखला में हम छायावाद का अध्ययन करेंगे। हम छायावाद के अंतर्गत छायावाद का आरंभ, छायावाद से क्या अभिप्राय है, छायावाद की परिभाषाएं, छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी काव्य रचनाएं और छायावाद की प्रवृत्तियां, इनका अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। छायावाद द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में कविता की जो धारा प्रवाहित हुई वह छायावादी कविता के नाम से प्रसिद्ध हुई। छायावाद की समयावधि सन 1917 से 1936 तक मानी जाती है। कहीं कहीं पर इसकी समयावधि 1916 से 1936 भी मानी जाती है और कहीं कहीं पर 1918 से भी मानी जाती है। वस्तुतः इस कालावधि में छायावादी जो प्रमुख प्रवृत्ति रही वह यह थी कि सभी कवि इससे प्रभावित हुए और इसके नाम से पर ही इस युग का नाम छायावाद युग कहा जाने लगा। 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण, स्वच्छंद और भावुकता की एक लहर उमड़ पड़ी। भाषा, भाव, शैली, छंद, अलंकार, इन सब दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल नहीं था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। छायावाद का सबसे पहले जो प्रयोग था वह मुकुटधर पांडेय ने किया। इस युग की हिंदी कविता के अंतरंग और बहिरंग में एकदम परिवर्तन हो गया। वस्तु निरूपण के स्थान पर अनुभूति निरूपण को प्रधानता प्राप्त हुई थी। प्रकृति का प्राणमय प्रदेश कविता में आया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा इस युग के प्रमुख कवि थे। छायावाद का आरंभ मुकुटधर पांडेय ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंध एक श्रृंखला के रूप में छपवाए थे, जो छायावाद के संबंध में सर्वप्रथम लेख है। इसके अतिरिक्त 1921 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक निबंध लिखा था। इस प्रकार सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडेय ने किया था। छायावाद को मिस्टिसिज्म के अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया था। आरंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य रूप में किया गया, लेकिन बाद में इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। जयशंकर प्रसाद के काव्य आंसू को छायावाद की पहली रचना माना जाता है। छायावाद से अभिप्राय। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी, जिसे कह सकते हैं कि जिसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोणों से उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो प्राय एक नियम देखा जाता है कि पूर्ववर्ती युग के अभावों को दूर करने के लिए परवर्ती युग का जन्म होता है। छायावाद के मूल में भी यही नियम काम कर रहा है। इससे पूर्व द्विवेदी युग में हिंदी कविता कोरी उपदेश मात्र बन गई थी। उसमें समाज सुधार की चर्चा व्यापक रूप से की जाती थी और कुछ आख्यानों का वर्णन किया जाता था। उपदेशात्मकता और नैतिकता की प्रधानता के कारण कविता में नीरसता आ गई। कवि का हृदय उस नीरसता से उब गया और कविता में सरसता लाने के लिए वह छटपटा उठा। इसके लिए उसने प्रकृति को माध्यम बनाया। प्रकृति के माध्यम से जब मानव भावनाओं का चित्रण होने लगा, तभी छायावाद का जन्म हुआ और कविता इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर कल्पनालोक में विचरण करने लगी। हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध के आसपास एक विशेष काव्यधारा का प्रवर्तन हुआ, जिसे छायावाद की संज्ञा दी गई। यह नामकरण किस आधार पर किसके द्वारा किया गया, इस संबंध में भी निश्चित रूप से कहना संभव तो नहीं है, परंतु जैसा कि पूर्व में बताया है कि मुकुटधर पांडेय द्वारा प्रकाशित कुछ लेखों में हुआ और इसका सर्वप्रथम इन्होंने इसका प्रयोग किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विश्वास था कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता है, अतः हिंदी में भी इस प्रकार की कविताओं का नाम छायावाद चल पड़ा। किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस मान्यता का खंडन करते हुए कहा कि बंगला में छायावाद नाम कभी चला ही नहीं। छायावाद की
जो अर्थ है उसको लेकर विद्वानों में मतभेद है और आचार्य शुक्ल छायावाद का संबंध जहाँ रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं, वहीं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1927 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर छदम नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक लेख लिखा था और इसमें उन्होंने छायावाद के संबंध में लिखा था। छायावाद में से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। इसी प्रकार से सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। उनके अनुसार जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तो यही छायावाद है। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं सदी पुस्तक में इसे आध्यात्मिक छाया का बान कहा है। उनके अनुसार छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा इस युग के 4 प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही हैं। रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भी छायावाद ने प्रभावित किया, किंतु रामकुमार वर्मा आगे चलकर नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी धारा की ओर रहे और हरिवंश राय बच्चन ने प्रेम के राग को मुखर किया और दिनकर जी ने विद्रोह की आग को आवाज दी। इस काव्य धारा के अन्य कवियों में हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल के नाम भी उल्लेखनीय हैं। छायावादी काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम जयशंकर प्रसाद। इनके काव्य संग्रह हैं चित्राधार, जो कि ब्रज भाषा में रचित कविताएं हैं। इसमें कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्वितीय हैं सुमित्रानंदन पंत। इनके काव्य संग्रह हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, प्रतिमा, सुवर्ण, वाणी, चिदंबरा, रश्मिबंध, कला और बूढ़ा चांद, अभिषेकित, हरीश, सूरी सुंदरी टैर, लोकायतन, किरण, वीणा। तृतीय इस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनके काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना आदि। महादेवी वर्मा और इनकी रचनाएं हैं रश्मि, निहार, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और इनकी काव्य रचनाएं हैं अंजलि, रूप राशि, चित्तौड़ की चिता, चंद्र किरण, अभिशाप, निशिथ, चित्ररेखा, वीर हमीर, एकलव्य। और इसी प्रकार से हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी काव्य रचनाएं हैं आँखों में, अनंत के पथ पर, रूप दर्शन, जादूगरनी, अग्निगान, स्वर्ण विहान। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, या कह सकते हैं कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है। शायद आधुनिक युग की अनेक समस्याओं के कारण व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। छायावादी काव्य में किसी जाति महाजाति के सुख दुख की नहीं, अपितु साधारण व्यक्ति के सुख दुख की बात है। कभी अपनी कविता की विषय वस्तु की खोज बाहर से नहीं अपितु अपने भीतर से करता है। इसीलिए छायावादी काव्य में कहीं कहीं अहम भावना की आती है, परंतु यह अहम भाव असामाजिक नहीं है, इसमें सर्व मिला हुआ है। इस कविता में कवि का रोना या हंसना उसका व्यक्तिगत नहीं है, अपितु प्रत्येक संघर्षरत व्यक्ति का रोना या हंसना है। उदाहरण के तौर पर, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा सब दुखी निज भाई। अगली विशेषता है इसकी मानवतावाद। मानवतावाद छायावाद का सबसे उज्ज्वल पक्ष है।
वह युग वास्तव में विश्व युद्ध और मानवतावाद का युग था। युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर अनेक महापुरुष मानवतावाद का प्रचार कर रहे थे। प्रसाद की कमायनी और निराला की तुलसीदास रचनाएं मानवतावाद की भावना से ओतप्रोत रचनाएं हैं। छायावादी काव्य में राष्ट्रवाद की भावना भी संकीर्ण नहीं अपितु मानवतावादी है। यही कारण है कि छायावादी काव्य में मानव प्रेम, उदारता, करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना आदि के दर्शन होते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी मानव प्रेम के संबंध में कहते हैं, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तृतीय विशेषता है इस युग की प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। इनके काव्य में प्रकृति का आलंबनगत व उद्दीपनगत दोनों रूपों में वर्णन किया गया है। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। सभी प्रमुख छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण नारी रूप में किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से सुंदर व सात्विक चित्र खींचे हैं, परंतु कहीं कहीं इनके प्रकृति चित्रण में कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता के दर्शन भी होते हैं। निराला की कविता जूही की गली को कुछ लोग भले ही प्रकृति चित्रण का श्रेष्ठ उदाहरण माने, लेकिन वास्तव में इस कविता में पुरुष नारी के संगम का चित्रण है। चतुर्थ विशेषता है रहस्यवाद। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने तो छायावाद को रहस्यवाद से जोड़कर ही इसको परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी रहस्यवाद को छायावाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, जब परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तो यही छायावाद है। वस्तुतः सभी छायावादी कवियों ने अपने काव्य में आध्यात्मिकता को स्थान दिया। इन कवियों ने आंतरिक अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए रहस्यवाद का सहारा लिया। प्रसाद ने परम सत्ता को बाहर खोजा, महादेवी वर्मा ने प्रेम और वेदना में, पंत ने प्रकृति में, निराला ने तत्व ज्ञान में। लेकिन इनमें से किसी का भी रहस्यवाद कबीर या दादू जैसा गहरा नहीं है। इनके रहस्यवाद में मार्मिकता का अभाव है। अगली विशेषता है स्वच्छंदतावाद। छायावादी कवियों ने अहमवादी व व्यक्तिवादी होने के कारण स्वच्छंदतावादी प्रकृति को अपनाया। उन्होंने काव्य रचना करते समय किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधन को स्वीकार नहीं किया। विषय का चयन करते समय भी उन्होंने इसी नियम को अपनाया। यही कारण है कि छायावादी काव्य में विषयगत विविधता है। सौंदर्य वर्णन, प्रेम चित्रण, प्रकृति वर्णन, राष्ट्र प्रेम, रहस्यवाद, वेदना, निराशा, उत्साह आदि सभी विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। छठी विशेषता है छायावाद की वेदना और निराशा। छायावादी काव्य में वेदना और निराशा सर्वत्र अभिव्यक्त हुई है। कुछ आलोचक मानते हैं कि यह निराशा तत्कालीन वातावरण की देन है, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और आंदोलन असफल हो रहे थे। दूसरा, छायावादी कवि मानते थे कि वेदना और निराशा से ही काव्य का जन्म होता है। पंत जी लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण हमें छायावादी कह सकते हैं कि काव्य में मिलता है। छायावादी कवियों ने नारी प्रेम और सौंदर्य के अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। नारी सौंदर्य का चित्रण कहीं कहीं दैहिक भी बन पड़ा है। यथा नील परिधान विच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। छायावादी कवियों ने नारी के करुणा, दया, ममता आदि भावों का भी सुंदर चित्रण किया है। प्रसाद ने नारी के विषय में लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अगली विशेषता है छायावादी काव्य की स्वतंत्रता प्रेम। छायावादी कवियों के काव्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर भी मिलता है। यह कवि अनेक स्थानों पर स्वतंत्रता का आह्वान भी करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव इन कवियों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। प्रसाद के काव्य तथा नाटक दोनों में ही राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावना का एक उदाहरण, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। अगली विशेषता है छायावादी काव्य की कला पक्ष। कला पक्ष के दृष्टिकोण से भी छायावादी काव्य उतना ही उत्कृष्ट है जितना कि भाव पक्ष के दृष्टिकोण से है। छायावादी काव्य में खड़ी बोली हिंदी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। इन कवियों की भाषा चित्रात्मक है। इन कवियों ने कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया है। वह संस्कृत निष्ठ भाषा पर भी बल दिया है। छंदों के दृष्टिकोण से छायावादी कवियों ने परंपराओं को तोड़ा है।
निराला के काव्य में मुक्तक छंद की नींव रखी गई है। फिर भी गहनता इन कवियों की कविताओं में रही है। रहस्यवादी भावना के कारण इन कवियों की कविताओं में प्रतीकात्मकता व सांकेतिकता मिलती है। इन कवियों ने शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग है और छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को चरम उत्कर्ष प्रदान किया। हिंदी कविता को कह सकते हैं कि नई प्रतिष्ठा मिली। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों ने इस काल में हिंदी कविता को नए आयाम प्रदान किए। इस काल की कविता को पढ़कर पहली बार लोगों ने माना कि खड़ी बोली का माधुर्य ब्रज व अवधि से कम नहीं है। आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी इसी काल की देन है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने छायावाद से संबंधित सारगर्भित जानकारी प्राप्त की। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।